राजस्थान की धरती वीरता, प्रेम और शानदार इतिहास की कहानियों से भरी हुई है। इस राजाओं की धरती पर कई राजवंश उभरे, लेकिन अजमेर के चौहानों का स्थान सबसे खास है। उनकी गाथा इतिहास के पन्नों में अमर है। चौहान वंश, जिन्हें चाहमान भी कहा जाता है, राजस्थान के दिल में उभरे। ये बहादुर योद्धा अपने अदम्य साहस और यश की प्यास के साथ इस मजबूत धरती पर अपना राज्य स्थापित किया। छोटी सी शुरुआत से ये अपने समय के सबसे शक्तिशाली राजपूत वंशों में से एक बन गए। उनकी कहानी सिर्फ जीत और लड़ाइयों की कहानी नहीं है, बल्कि कला, स्थापत्य और संस्कृति के प्रति उनके संरक्षण का प्रमाण है। हर महान राजवंश की जड़ें एक प्रेरक कहानी में होती हैं, और चौहान भी इससे अलग नहीं है। उनका वंश पौराणिक व्यक्तित्व गुहिल से जुड़ा है, एक ऐसा नाम जो समय के गलियारों में गूंजता है। बातों के अनुसार गुहिल कोई साधारण इंसान नहीं थे। माना जाता है कि वो एक ब्राह्मण ऋषि और एक राजकुमारी की संतान थे, जिन्हें स्वयं देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त था। इस दिव्य वंश ने चौहान शासकों में भाग्य और उद्देश्य की भावना पैदा की, जो खुद को अपनी प्रजा के रक्षक और धर्म के पालनहार मानते थे। पीढ़न दर पीढ़न चली आ रही गुहिल की कहानी ने एक ऐसे वंश की नींव रखी जिसने राजस्थान की नियति को आकार दिया। चौहानों का कोई भी वर्णन महान बप्पा रावल के बिना पूरा नहीं हो सकता। एक ऐसा नाम जो वीरता और सैन्य कौशल का पर्याय है। 8वीं शताब्दी में गद्दी पर बैठने के बाद मैंने चौहानों को क्षेत्रीय सरदारों से उत्तर भारत में एक दुर्जेय शक्ति बना दिया। मेरे शासनकाल ने एक महत्वपूर्ण मोड़ लिया, जिसने राजवंश के भविष्य के प्रभुत्व की नींव रखी। मेरी जीत सिर्फ क्षेत्रीय विस्तार के बारे में नहीं थी, वे चौहानों को अपनी भूमि और आस्था के रक्षक के रूप में स्थापित करने के बारे में थी। मुझे अरब आक्रमणों को रोकने का श्रेय दिया जाता है, जिससे मुझे न केवल राजपूत बल्कि भारतीय इतिहास में भी सम्मान मिला। कहा जाता है कि मुझे स्वयं पूज्य हिंदू श्री हरित ऋषि का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था, जिन्होंने मुझे रावल की उपाधि दी थी, जिसका अर्थ है राजा। मेरा शासनकाल सैन्य विस्तार और एकत्रीकरण का स्वर्णिम युग था, जिसने राजवंश के भविष्य की महिमा का मार्ग प्रशस्त किया। जैसे जैसे चौहान वंश ताकत और प्रतिष्ठा में बढ़ता गया, वैसे वैसे उन्हें एक ऐसी राजधानी की जरूरत महसूस हुई जो उनके कद को दर्शा सके। इस जरूरत ने उन्हें अजमेर की ओर प्रवृत्त किया, एक ऐसा शहर जो अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था। 12वीं शताब्दी में बप्पा रावल के वंशज अजयराज द्वितीय द्वारा स्थापित अजमेर जल्द ही शक्ति, वाणिज्य और संस्कृति के एक हलचल भरे केंद्र में बदल गया। चौहानों के अधीन अजमेर फलता फूलता रहा, समृद्धि का प्रतीक और उनके शासनकाल का प्रमाण बन गया। अरावली की पहाड़ियों के बीच शहर की रणनीतिक स्थिति ने प्राकृतिक रक्षा प्रदान की, जबकि इसकी उपजाऊ भूमि ने आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित की। शहर को एक रणनीतिक दृष्टिकोण से देखने वाला राजसी अजमेर किला चौहान ताकत और लचीलापन का प्रतीक के रूप में कार्य करता था। अजमेर चौहानों के अधीन उनकी दूरदर्शिता का प्रमाण था, एक ऐसा शहर जिसने रणनीतिक महत्व को सांस्कृतिक जीवंतता के साथ सरलता से मिश्रित किया। चौहान वंश अपने चरम पर 12वीं शताब्दी में गद्दी पर बैठे प्रतापी विग्रहराज चतुर्थ, जिन्हें विशालदेव के नाम से भी जाना जाता है, के शासनकाल में पहुंचा। असाधारण बुद्धि, सैन्य कौशल और कला के प्रति गहरी सराहना रखने वाले शासक विग्रहराज चतुर्थ का शासनकाल चौहानों का स्वर्णिम युग माना जाता है। वह सिर्फ एक विजेता ही नहीं, बल्कि एक विद्वान, एक कवि और एक दूरदर्शी नेता थे, जिन्होंने वंश पर एक अमिट छाप छोड़ी। विग्रहराज चतुर्थ का शासनकाल ऐसे सैन्य अभियानों की एक श्रृंखला द्वारा चिह्नित था, जिसने चौहान साम्राज्य को अपनी सबसे बड़ी सीमा तक विस्तारित किया। उन्होंने पश्चिम से गाजी के आक्रमणों को सफलतापूर्वक खदेड़ दिया, जिससे चौहानों को अपनी भूमि के रक्षक के रूप में और मजबूत किया गया। अपनी सैन्य उपलब्धियों से परे विग्रहराज चतुर्थ एक प्रसिद्ध विद्वान और कला के संरक्षक थे। वह स्वयं एक प्रतिभाशाली कवि थे। उनकी रचनाएं उनकी साहित्यिक योग्यता के लिए प्रशंसित थीं। उनका दरबार विद्वानों, कवियों और कलाकारों से सजा रहता था, जिन्हें अपने राजा में एक उदार संरक्षक मिला। चौहान अपनी सैन्य शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे।
उनकी सेना एक दुर्जेय बल थी जिसने सदियों तक भारत की पश्चिमी सीमाओं की रक्षा की। युद्ध में उनकी सफलता कई कारकों के संयोजन से उपजी, जिसमें उनकी रणनीतिक चतुराई, उनके सैनिकों का अटूट साहस और उनकी उन्नत सैन्य रणनीति शामिल थी। चौहान सेना के रीढ़ राजपूत योद्धा थे जो अपनी बहादुरी, वफादारी और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। छोटी उम्र से ही युद्ध की कला में प्रशिक्षित ये योद्धा विभिन्न युद्ध शैलियों में दक्ष थे, तलवारबाजी और तीरंदाजी से लेकर घुड़सवारी और हाथी युद्ध तक। चौहान युद्ध में रणनीति और सामरिक क्षमता के महत्व को समझते थे। उन्होंने अपने राज्य में रणनीतिक रूप से किलों को स्थापित किया, न केवल रक्षात्मक संरचनाओं के रूप में बल्कि प्रशासन और सैन्य जुटाना के केंद्रों के रूप में भी। ये किले, जो अक्सर पहाड़ियों और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थानों पर बनाए जाते थे, चौहानों के आक्रमणों के खिलाफ सफल रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। चौहान सेना भारत में सबसे पहले थी जिसने घुड़सवार सेना के महत्व को पहचाना, जिससे उन्हें तेज युद्धाभ्यास और अचानक हमलों में काफी फायदा मिला। चौहान न केवल बहादुर योद्धा थे बल्कि कला, स्थापत्य और संस्कृति के महान संरक्षक भी थे। उनके शासनकाल में विभिन्न कला रूपों का विकास हुआ और वे अपने पीछे स्थापत्य चमत्कारों की एक समृद्ध विरासत छोड़ गए जो आज भी विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करते हैं। राजसी किलों से लेकर जटिल नक्काशीदार मंदिरों तक कला के प्रति चौहानों का संरक्षण राजस्थान के परिदृश्य को बिंदुओं से जोड़ने वाली कई संरचनाओं में स्पष्ट है। चौहानों की स्थापत्य शैली राजपुताना और भारतीय इस्लामी तत्वों का एक अनोखा मिश्रण थी जो इस क्षेत्र के सांस्कृतिक संगम को दर्शाती है। चौहान स्थापत्य का सबसे आकर्षक उदाहरण माउंट आबू के पास दिलवाड़ा मंदिर है। 12वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित ये जैन मंदिर अपनी उत्कृष्ट संगमरमर की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। जटिल विवरण, नाजुक फिलिग्री काम और नक्काशी का विशाल पैमाना उस युग की शिल्प कौशल का प्रमाण है। चौहानों ने कई बावड़ियां भी बनवाईं, जटिल रूप से डिजाइन की गई संरचनाएं जो पानी के स्रोतों और सामाजिक सभा के स्थानों दोनों के रूप में काम करती थी। दिल्ली के आखिरी स्वतंत्र हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण है। अपनी वीरता, शूरवीरता और सुंदर राजकुमारी संयुक्ता के प्रति अपने प्यार के लिए जाने जाते पृथ्वीराज की कहानी वीरता, प्रेम और अंततः त्रासदी की कहानी है। वह 1178 ईस्वी में उस समय गद्दी पर बैठे जब उत्तर पश्चिम से गाजी खतरा तेजी से बढ़ रहा था। पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल सैन्य सफलताओं और एक भयावह पराजय दोनों द्वारा चिह्नित था, जिसके कारण अंततः वंश का पतन हुआ। उन्होंने कई आक्रमणों के खिलाफ अपने राज्य की सफलतापूर्वक रक्षा की, लेकिन उनका सबसे प्रसिद्ध मुकाबला गौरी शासक मुइज़-अद-दीन मोहम्मद घोरी से था। दोनों सेनाएं 1191 ईस्वी में तराइन के पहले युद्ध में भिड़ गईं, जहां पृथ्वीराज विजयी हुए, जिससे एक दुर्जय योद्धा के रूप में उनकी प्रतिष्ठा और मजबूत हुई। हालांकि गौरी अगले ही साल बदला लेने के लिए वापस आ गए। 1192 ईस्वी में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को करारी हार का सामना करना पड़ा, जिसने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ लिया। चौहान वंश हालांकि एक दुखद अंत हुआ, एक ऐसी विरासत छोड़ गया जो सदियों बाद भी प्रेरित और गूंजती रहती है। उनका शासनकाल जो 6 शताब्दियों से अधिक समय तक रहा, साम्राज्यों के उदय और पतन का गवाह बना। चौहानों की विरासत सिर्फ इतिहास की किताबों तक ही सीमित नहीं है, यह राजस्थान के सांस्कृतिक ताने बाने में उत्कीर्ण है। चौहानों की सबसे स्थायी विरासत राजपूत संस्कृति और परंपरा में उनका योगदान है। वीरता और प्रेम की उनकी कहानियां लोक गीतों और गाथा गीतों के माध्यम से कही जाती हैं। अजमेर के चौहान वीरता, प्रेम और भव्यता की अपनी दास्तानों के साथ भारतीय इतिहास में एक अद्वितीय स्थान रखते हैं। उनकी कहानी एक ऐसे वंश की अदम्य भावना का प्रमाण है जो विनम्र शुरुआत से उठकर अपने समय के सबसे शक्तिशाली राजपूत राज्यों में से एक बन गया। महान बप्पा रावल से लेकर बहादुर पृथ्वीराज चौहान तक चौहानों ने इतिहास के पाठ्यक्रम पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनकी विरासत सैन्य विजयों और राजनीतिक प्रभुत्व से कहीं आगे तक फैली हुई है। चौहान कला, स्थापत्य और संस्कृति के संरक्षक थे जो स्थापत्य चमत्कारों और सांस्कृतिक योगदानों की एक समृद्ध विरासत छोड़ गए हैं जो आज भी विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करते हैं। उनके किले, मंदिर और बावड़ियां उनकी कलात्मक दूरदर्शिता, उनके सांस्कृतिक परिष्कार और अपने लोगों के जीवन को समृद्ध बनाने के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता के स्थायी प्रमाण हैं।
चौहानों की कहानी एक याद दिलाती है कि सच्ची महानता सिर्फ शक्ति और प्रभुत्व में ही नहीं बल्कि पीछे छोड़ी गई विरासत में भी होती है।